है। क्या ऐसी निरंतरता बनी रहे उस साहित्य की, ऐसा साहित्य भी है या हम उसके लिए कोई कोशिश कर रहे हैं? मुझे खुशी है कि उस सीरीज में अगर खड़ी होती हूँ तो किस हाल में मिलोगे दोस्त की इस बार की सातवीं आवृत्ति का यानी 7वां एडिशन, उसका प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया है। पृथ्वी ने मांगी चप्पल, टिप और टॉय, जो बॉम्बे की पाठ्यपुस्तक चयनित की जो चयन करने वाली जो है संस्था, उसने 10 साल के लिए उस कहानी को मुझसे खरीद लिया। अब मैं उस कहानी को कहीं प्रेजेंट नहीं कर सकती, उनके पाठ्यक्रम में चलती है। बात करती हूँ मैं इल्ली और नानी की। ये एक इल्ली ऐसी मक्खी है थी जो मैंने बहुत साल पहले लिखा था और उसकी 13 कड़ियाँ लगातार 2 भागों में प्रकाशित हुई, एक बाल उपन्यास की तरह, जिसमें इल्ली कीटाणु की व्यापारीन है और उसमें वो सारे कीटाणु की जानकारी दी गई है जो मनुष्यों के लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। वर्तमान में हमारे साथी रजनीकांत जी हैं। आज जब उनकी चर्चा यहाँ पर मंच पर हुई तो बहादुर बच्चों के रूप में ही हुई है। उन्होंने एक चीज को पकड़ लिया, एक पात्र को पकड़ लिया, किरदार को पकड़ लिया, बहादुर विशेषता को पकड़ लिया, बहादुर बच्चे। अब वो बहादुर बच्चा कहीं का भी हो, जिन्हों बच्चों ने क्या किया देश के लिए, कैसा अपना नाम कमाया, कैसे अपने काम किए, तो इस तरह की चीजें जो है हम अपने लेखन में भी उतारें, उसके अंदर निरंतरता लाएं। समीर जी ने भी नए नए प्रयोग किए हैं और वो प्रयोग हम भी अपनी रचना धर्मिता में लाएं। फिर कौन कहता है कि जो है आसमान में सुराख नहीं होता। काम तो करिए, और हो सकता है कि कभी किसी के पात्र को बाजार मिले, यानी बस्ते के ऊपर उसके पात्र जीवंत हो, बच्चे पात्र को पहचाने, लेखक को पहचाने, और इंदौर जैसे शहर के अंदर बाहर धूम मच जाए, पुलिस लगानी पड़े, लोग जो अंदर आने को तरसे, कुर्सियां खाली ना रहे और लोग अंदर आने को तरसे, ऐसे साहित्य को हम रचेंगे, तभी वैसे साहित्य की स्थापना होगी, वो लोकप्रियता होगी। पात्रों का प्रभाव होता है जीवन पे, और पात्रों का प्रभाव होता है जीवन पर, बच्चे उन पात्र को जीने लगते हैं। यही कारण है कि शक्तिमान को देखिए, अब जब शक्तिमान पर्दे पे अवतरित हुआ, जब स्पाइडरमैन अवतरित हुआ, तो बहुत सारी दुर्घटनाएं भी घटित हुई। तो पात्र कैसे घड़ने चाहिए या पात्र कैसे होने चाहिए, जो कालजयी तो हो ही हो, साथ में वह बच्चों के मन को, संवेदनाओं को बांधते, निरूपित करते, परिष्कृत करते आगे बढ़ते जाए। और यही कारण है कि आज जो साहित्य लिखा जा रहा है, उस साहित्य में नहीं बल्कि जो पहले लिखा गया, उसी साहित्य के पात्रों को निकाल करके, उन किरदारों को निकाल करके धारावाहिक बन रहे हैं। मैं ये जरूर कहूँगी कि ये सब चीज़ आप जानते हैं, किंतु कम लोग जानते हैं कि मेरी 15 कहानियों का एनिमेशन फिल्म बन चुकी है ट्वीट कहानियों के अंतर्गत, और YouTube पर बच्चे देखते हैं। बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो YouTube पर है, मुझे नहीं मालूम है, नाम भी वहाँ मेरा लिखा आता है, सब कुछ है, किंतु YouTube पे मेरे नाम से वो कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। बात थोड़ी सी इसलिए भी करना चाहूँगी, मैं जानती हूँ समय की सीमा और आयोजक की व्यवस्था, इसलिए अपनी बातों को मैं कैंची लगाती हुई आगे बढ़ती जा रही हूँ कि मैं एक देवपुत्र शोध केंद्र के लिए एक उपहार भी लेकर के आई हूँ।
अक्सर डॉक्टर विकास दवे मेरी इस बात पे तारीफ करते हैं कि विमला दीदी विधागत काम कर रही हैं। तो मानिए, यकीन मानिए कि मेरा ये एक संकल्प उनकी इन बातों के साथ और पुख्ता होता जाता है कि बाल साहित्य के अंदर वो विधाएं जो हाशिए पे रही, जिनको छुआ नहीं जा रहा है, जिन पे काम नहीं हो रहा है, उन विधाओं को लेकर के काम करने का एक आग्रह मन के भीतर खुद से कमिटमेंट निरंतर बना रहा और आगे बना रहेगा, बढ़ता रहेगा। उसके तहत 7 नए प्रयोग मैं कर चुकी और उन 7 प्रयोग की पुस्तकें मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, जो शोध केंद्र में लेकर के जाऊँगी। अब देखिए, आज जब अनौपचारिक सत्र था और हम लोग सब आपस में बात कर रहे थे, तो बात आ रही थी कि बाल साहित्य में कविता, बाल साहित्य में कहानी, कुछ बात आई थी उपन्यास की। इंदिरा जी ने भी बात रखी थी कुछ, और मैंने उनको याद दिलाया था कि आप चित्रकथा क्यों भूल रही हैं। आप खुद चित्रकथा की बहुत बड़ी चितेरी और संवाहक है, जो दैनिक बाल भास्कर के नाम से कर रही हैं। तो जीवनी विधा के अंदर बाल साहित्य में क्या यात्रा वृत्तांत लिखे जा सकते हैं? बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। बाल साहित्य में मैं दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। बाल साहित्य में समकालीन बाल साहित्य को संग्रहित करते हुए ये संग्रह संपादित किया था मैंने, देख लो जग सारा, जिसमें उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, मध्य भारत और भारत के चारों कोने, मध्य भारत, विभिन्न यात्रा वृत्तांत और उसके साथ विदेशी यात्रा वृत्तांत को समेटे हुए एक कार्य विधागत ये हुआ है। और अगर आप ध्यान दें तो प्रत्येक पत्रिकाओं में एक स्तंभ होता है नियमित, और बच्चे आजकल क्योंकि पर्यटन में बहुत जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, और वो यात्रा वृत्तांत को पढ़ना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं यात्रा वृत्तांत को लिखें। आप यात्रा वृत्तांत पत्रिकाओं में लिखें, बच्चों के लिए लिखें, पुस्तक रूप में लिखें। जो आज मैं बात कर रही थी इन सभी हीरो के लिए, ऐसे हीरो जिनके बारे में अभी तक बच्चे नहीं जानते। जानती हूँ महात्मा गांधी की जीवनी वो बहुत आराम से पढ़ते हैं, लाल बहादुर की भी पढ़ेंगे और लोगों की भी पढ़ते हैं बच्चे, किंतु खेल खिलाड़ियों की जीवनी, रचनाकारों की, लेखकों की जीवनी, पौराणिक पात्र, और इसके अंदर हमने वैज्ञानिकों की जीवनी, कई तरह के वर्गीकरण और भी हो सकते थे, किंतु सीमा रेखा खींचते हुए 6 तरह के वर्गीकरण करके और जीवनियों की गुल्लक में समेटा गया। जीवनी भी बाल साहित्य की ऐसी सशक्त विधा है कि उसके ऊपर सलीला संस्था द्वारा वर्कशॉप हुई है। नेशनल बुक ट्रस्ट उस वक्त जुड़ा और उन्होंने खुद ने भी ये बात को स्वीकारा कि मैं खुद भी जीवनी विधा के ऊपर पहली बार अपना आलेख पढ़ूंगा। और हर पत्रिका के अंदर आप देखिए महीने भर में कितनी जीवनियां पढ़ती है, और हर पत्रिका के अंदर एक स्तंभ हमेशा किसी महापुरुष की जीवनी का होगा, किसी संत की जीवनी का होगा, या किसी ऐसे व्यक्ति की जीवनी का होगा। और ये जीवनी बच्चों के लिए बहुत प्रेरक है। ये विधा भी बहुत सशक्त विधा बच्चों तक पहुंचती है। पिछले ही साल आलेखों पर काम हुआ और पुस्तक आई ज्ञानवर्धक आलेख। इन आलेखों को भी इसी तरह से वर्गीकृत किया गया, विभिन्न वर्गों के अंतर्गत आलेखों को लिया गया, समकालीन साहित्य बटोरा गया, प्रतियोगिताओं के जरिए प्रविष्टियां आई, देश के कोने कोने से लोगों ने भाग लिया, कई नए रचनाकार सामने आए। आइए
बाल एकांकी का जो मैं ये अंक दिखा रही हूँ, ये कोरोना काल में आया। कोरोना काल में काम करना यानी वेबिनार के माध्यम से काम करना, और ये श्रेष्ठ बाल एकांकी का कार्य हुआ। सबसे पहला मेरा प्रयास जो था वो बाल कथाओं को लेकर था, क्योंकि मैं खुद बाल कथाएं लिखने की शौकीन हूँ और मैं बाल कथाओं में जीती और मरती हूँ। सांसें लेती हूँ तो बाल कथाओं में लेती हूँ, और उस तरह से ये बाल कथाओं पर पहला विशेषांक और पहला काम मेरा हुआ। ये जो पत्र तुम्हारे लिए जो पुस्तक आई, इसके प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर विकास दवे रहे। उनकी मैंने पुस्तक पढ़ी थी, मेरे पास आई थी जब मैं यहाँ आई थी पिछली बार, और मैं लेके गई थी पुस्तक पाती बिटिया के नाम। और मुझे लगा कि पत्र एक ऐसी विधा है जो दिल से निकल के दिल तक पहुँचती है और जिसे बार बार पढ़ा जा सकता है, और बहुत सशक्त विधा है। और ये लुप्त प्राय हो गई, किंतु पत्र पत्रिकाओं में आज भी जीवित है। आज भी पत्र पत्रिकाओं में पत्र लिखे जा सकते हैं। आज भी आप लोग अगर पत्र लिखें, क्योंकि इंदिरा गांधी के को नेहरू जी ने पत्र लिखे थे, वो बहुत चर्चित हुए, और इसी तरह से पत्र विधा में भी काम किया जा सकता है। आइए एक ऐसे विषय पे आत्मकथा की बात जो डॉक्टर सुबे विकास दवे जी ने भी कही थी, आत्मकथा पर। आत्मकथाओं का सागर ये पुस्तक भी प्रकाशित हुई, जिसमें विभिन्न तरह की आत्मकथाएं हैं। और अगर कहे कोई हवाई जहाज के बारे में पढ़ना, तो शायद कोई हवाई जहाज को बारे में बच्चों को पढ़ना उबाऊ हो सकता है वो जानकारी, और कहेंगे क्यों पढ़ेंगे, हम गूगल पे देख लेंगे जब जरूरत होगी। बहुत सारी साइट खुल जाएगी, और अब तो बहुत सारे साधन हो गए। किंतु यहाँ पर जब हवाई जहाज खुद बोलता है कि मैं हवाई जहाज हूँ, या मैं रोटी हूँ, या मैं टेलीफोन हूँ, ऐसे कई विज्ञान के और दूसरे विषयों को लेकर समाहित करते हुए पुस्तक आई थी आत्मकथाओं का सागर। ये सारे संग्रह जो हैं मैं यहाँ देवपुत्र शोध केंद्र में देकर के जाऊंगी, क्योंकि जब पहली बार जब मैं आई थी और अगर इंदौर से प्रभावित हुई थी, तो वो यहाँ का शोध केंद्र ही था, जिसे देख करके मुझे लगा कि ऐसी भी कोई जगह है जहाँ बाल साहित्य के ऊपर शोध होता है। और जब मैं बाल साहित्य में ज़्यादा पुरानी नहीं थी, तो मैं आज उसके लिए ला सकी, तो मुझे बहुत खुशी है। मेरे सलील प्रभा के कुछ अंक शायद मैं लाई, ये भी मैं देने के लिए लाई हूँ। और ये सिर्फ मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ। डॉक्टर गर्ग साहब ने एक बात सुबह बताई थी आपको कि जो बाल वाटिका के जो अंक हैं वो किसी न किसी बाल साहित्य पर, बड़े बाल साहित्य पर कार पर केंद्रित रहे, और विशेषांक उन्होंने बनाया है। और समाज के अंदर ये सोचिए कि शोध करने के लिए एक छतरी दी है, जिसके नीचे एक रचनाकार को आप एक साथ एक पढ़ सकते हैं, और इधर उधर भटकने की बजाय उसकी सारी विधाओं को आप एक पत्रिका में देख सकते हैं। बहुत संग्रहणीय, लाइब्रेरी में रखने लायक पत्रिकाएं उनकी होती हैं। और कहीं मेरे मन में भी यही चीज़ थी, और उन्हीं चीज़ों को लेकर के मैंने जो इसकी शुरुआत करी थी, मैंने ऐसे किरदारों से की थी जिन्होंने बाल साहित्य लिखा तो बहुत प्रचुर मात्रा में था, किंतु वो बाल साहित्यकार के रूप में पहचाने नहीं जा रहे थे। अब मुरलीधर जी वैष्णव को ही ले लीजिए, ये सेशन जज थे। अब एक सेशन जज अगर बाल साहित्य लिखता है तो वो कितना हटके सोचते होंगे, कितना हटके, मतलब कहाँ सेशन जज और कहाँ बाल साहित्य। उनकी इसी कारण उनको केंद्रित करके उन्होंने बहुत प्रचुर मात्रा में लिखा भी है उनको, और ये अंक आया। प्रबोध कुमार गोविल जो फिल्मों की समीक्षा लिखते हैं,
किंतु वो बाल साहित्य भी लिखते हैं और उनका इतना बहुत शानदार बाल साहित्य है, उन पर भी अंक आया, वो मैं नहीं ला पाई हूँ। इसी तरह से राजस्थान के ऐसे बाल साहित्यकार सुधा जौहरी, जिसपे मैंने शुरुआत में पहला अंक किया था, जिन्होंने 45 साल तक वर्ग पहेलियाँ लिखी। बच्चों को पहेलियाँ बहुत पसंद है, वर्ग पहेली पढ़ना तो बड़े भी पढ़ते हैं। अब पहेली इतनी बढ़िया और अपनी बड़ी विधा है, उसके अंदर कितनी तरह की पहेलियाँ होती है, उस पर केंद्रित किया। चांद मोहम्मद घोसी जो चित्र पहेलियों को लिखते हैं, उन पे केंद्रित किया। इस तरह से अगर काम की निरंतरता बनी रहती है तो उसकी आवाज़ आती है, उसकी गूंज दूर दूर तक जाती है, वो काम रेखांकित होता है, वो काम कालजयी होता है। तो सारी जितनी भी मैंने आज बातें कही, उन सब का तात्पर्य यही है कि हम कलम चलाएं, पेन चलाएं, पर उसको आड़ा टेढ़ा तिरछा या बिखरने ना दें। हम उसको तराशते हुए एक धारा में, एक दिशा में, एक उद्देश्य से ले जाए, ताकि हमारा जो रचनाएं हैं वो पहचानी जाए, एक छाप छोड़े, एक स्थान बनाए। आज 2 दिन हम शायद इसी लेखन ऊर्जा को अपने साथ लेकर के जाएंगे। और जो क्लीव मंत्र आपने फूंका है, आपको ध्यान है ना क्लीव मंत्र की क्या होता है? डॉक्टर विकास दवे जो मध्य प्रदेश अकादमी के निदेशक है, और सुबह भी ये बात आई थी कि कृष्ण की भांति उन्होंने जो यहाँ भूमिका निभाई थी, उसी पे मैंने कहा, जब महारास होता है ना, जब हम पौराणिक ग्रंथों में पढ़ते हैं महारास होता है और शिव जी भी उस महारास में जाते हैं स्त्रियों की वेशभूषा में, और जब महारास में जो कृष्ण अपनी बांसुरी में जो मंत्र फूंकते हैं, वो क्लीव बीज मंत्र है, जिस पर पूरी दुनिया आज भी नर्तन कर रही है, उसकी धुन आज भी सुनाई दे रही है। और ये बाल साहित्य की धुन जो विकास जी यहाँ से बजा रहे हैं, अब सब अपने साथ में लेकर के जाएंगे। देवपुत्र पत्रिका की, सभागार की, सृष्टि की, मुझे आपने बहुत शांति से सुना, बोलने का मौका दिया, पर मुझे पता है कि कल बोलने को नहीं मिलेगा और मैं सबसे अंतिम वक्ता हूँ, तो उसके तहत ये मेरे को थोड़ी छूट भी मिल गई और ये सब बात आप लोगों से शेयर करने का मौका भी मिला। और मैं आमंत्रित करती हूँ सादर कि आए डॉक्टर विकास दवे साहब और आप भाई साहब गोपाल जी महेश्वरी साहब, कि मैं ये आपको देना चाहती हूँ